ढेरों काम है। उम्मीद है प्रयास किया जाएगा शासन स्तर पर कि जल्द से जल्द काम को दूर किया जाएगा। साइनेज और होर्डिंग्स जो है नहीं लगे हैं, रेट और फीसेस के डिटेल्स जो नहीं हैं उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया है। जल्दी को हमें निरंतर लोगों के जहन में बैठाने का प्रयास करना है। निश्चित तौर पर जो वायलेटर्स हैं या जो वायलेशन करते हैं वो उनके लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है। वो कहते हैं कि छूटते छूटते जाएगा, तो हमें निरंतर प्रयास करना है, निराश नहीं होना है। और एक मथुरा जनपद के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में नवागत ARTO प्रशासन प्रदीप कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कार्यालय में उन्होंने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उसके बाद में किस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ कार्यालय का संचालन किया जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा, क्या परिवर्तन किया जाएगा, अथवा जो वर्तमान में यथास्थिति है उसके अनुरूप ही कार्य का संपादन किया जाएगा, इस सब कुछ लेकर के हम इनसे बात करेंगे। जी प्रदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत मथुरा जनपद में। धन्यवाद। किस तरीके की व्यवस्थाएँ आप रहेंगी? अभी मैं देख रहा हूँ जिसमें हमारा जो DTI नया खुला हुआ है, अभी यहाँ स्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, उसको कोशिश करके जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। पब्लिक की बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, तमाम अभी चीज़ें हैं। ट्रैक भी नया बना हुआ है लेकिन उसका भी कलर डिसमेंटल हो रहा है। नई मशीनरी लानी है, मशीनरी इंस्टॉल होनी है। ढेरों काम है। उम्मीद है प्रयास किया जाएगा शासन स्तर पर कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो और लोगों को कार्य में सुविधा हो सके। अभी पूर्व तक जो प्रशासन की व्यवस्थाएं देख रहे थे लक्ष्मण प्रसाद जी, उनके संज्ञान में भी लिया गया था। उन्होंने खुद इस चीज़ को देखा था कि जो नया कार्यालय विगत 15 तारीख को जिसका शुभारंभ हुआ उसमें अभी तक मुख्य द्वार पर साइन बोर्ड नहीं है। साइन बोर्ड के अलावा जैसा कि आपने स्वयं इस चीज़ को देखा कि यहाँ पर अभी तक लोगों के आने जाने में उनको टीन सेट भी उपलब्ध नहीं है, पेयजल की समस्या है। कार्यालय बेशक नया बना है लेकिन इसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। इसके दृष्टिगत कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? हाँ, बिल्कुल की गई हैं। सबसे पहले तो शासन स्तर पर वार्ता करके यहाँ के लिए जनरेटर मंगाया गया है, क्योंकि जनरेटर न होने पर काम बाधित हो रहा था। तो जनरेटर के लिए शासन ने फंड दे दिया है और जल्दी ही जेम पोर्टल से क्रय किया जाएगा। साथ में कार्यालय व्यय के मद में लोगों के बैठने इत्यादि के लिए भी फंड मांगे गए थे, वो मिल गए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इन चीज़ों को मंगा करके जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। साइनेज और होर्डिंग्स जो है नहीं लगे हैं, रेट और फीसेस के डिटेल्स जो नहीं हैं उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया है। जल्दी ही वो सब लगे हुए। कार्यालय 2 भागों में बढ़ चुका है, कार्यालय का कार्य 2 भागों में बढ़ चुका है। एक और दूसरे दोनों के बीच की यदि दूरी देखा जाए तो कई किलोमीटर नप रही है। कई ऐसे आवेदक हैं जो पहुँचते वहाँ हैं, बाद में उनको मालूम पड़ता है कि नहीं वहाँ नहीं, कहीं और वृंदावन वाले कार्यालय पर उनको लाइसेंस के लिए आना होगा। तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? कोशिश की जाएंगी कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कार्य विभाजन का स्पष्ट रूप से विवरण दिया जाए। आवश्यकता पड़ेगी तो रोड सेफ्टी वीक में ही देखेंगे तो जो फ्लैग्स और ये सब चीज़ें बन रही हैं उसके माध्यम से पेपर में भी इसकी डलवा देते हैं जिससे कि लोगों को जानकारी हो जाए। अभी तो बहुत कुछ देखा नहीं है, फिर भी इस बात का प्रयास किया जाएगा कि लोगों को गलत जगह पे जाना ना पड़े। विभाजन इस प्रकार किया जाएगा कि इस तरह की अनियमितता दूर हो जाए। अभी आपने कार्यभार ग्रहण किया, कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित हो गया है। इसमें जागरूकता कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित किए जाएंगे? इसमें तमाम कार्यक्रम हैं, पूरे सप्ताह भर का शेड्यूल है जिसमें आज हम लोगों ने जो है माननीय विधायक जी को बुला करके जो चालक हमारे यहाँ आए हुए थे आज रिन्यूअल के लिए या लर्नर के लिए, उनको रोड सेफ्टी के नियम बताए गए। दुर्घटना से जो उनके परिवार और समाज पर जो प्रभाव पड़ता है उसको विस्तार से बताया गया और कोशिश की गई कि वो उसको केवल सुने नहीं, उसका अनुपालन करें। निवर्तमान ARTO प्रशासन लक्ष्मण प्रसाद जी के मौजूदगी में पूर्व में यहाँ संपन्न हुआ सड़क सुरक्षा माह। पूरे महीने जागरूकता के कार्यक्रम किए गए। लक्ष्मण प्रसाद जी की मौजूदगी में जगह जगह जागरूक लोगों को किया गया, वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया। परंतु देखा जाए तो हकीकत में ये आंकड़े कहीं ना कहीं अभी तक हल्के पड़ते नजर आते हैं। तो इसको क्रियान्वयन तक लाने के लिए, धरातल पर तक इसको लागू करने के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाएंगे? देखिए, हमारे विभाग का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है इस मामले में कि रोड सेफ्टी को हमें निरंतर लोगों के जहन में बैठाने का प्रयास करना है। निश्चित तौर पर जो वायलेटर्स हैं या जो वायलेशन करते हैं वो उनके लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है। वो कहते हैं कि छूटते छूटते जाएगा, तो हमें निरंतर प्रयास करना है, निराश नहीं होना है और एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी जिसमें कि आप मीडिया का और साथ में जनप्रतिनिधियों का, विद्यालयों का, चूँकि विद्यालय चल नहीं रहे इस समय तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कोशिश करके एक श्रृंखला और कड़ियाँ बांधी जाएंगी जिससे लोग में धीरे धीरे इस चीज़ का दूर होगा। एकाएक संभव नहीं है क्योंकि लोग जल्दीबाजी और शीघ्रता और अज्ञानता
इन सारी चीज़ों को दूर करने में समय लगेगा, लेकिन विभाग इसके लिए कटिबद्ध है कि वो इसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करे। आपने विद्यालय के वाहनों की संबंध में जब बात की, हालांकि आपके कार्य से थोड़ा सा अलग भी परिवर्तन उसमें विशेष तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं समय समय पर, परंतु जबकि 2 वर्ष से लगभग कोरोना काल के कारण से विद्यालय संचालित नहीं हो पा रहे हैं, विद्यालयों के वाहन यदा कदा रोड पर नज़र आ भी जाते हैं। फिटनेस संबंधी कार्य क्योंकि आपके ही अधीन पर आता है, तो फिटनेस संबंधी कार्यों में क्या बिंदुओं में कुछ परिवर्तन किया जाएगा अथवा कुछ जिससे कि आने वाले समय में कभी बच्चों के साथ कोई हादसे न हो पाएँ? क्योंकि मथुरा में पूर्व में यदि देखा जाए तो स्कूली वाहनों के माध्यम से कई बार हादसे हुए हैं जिसमें बच्चे घायल अथवा असमय काल के काल तक समा गए हैं। देखिए, इसमें 2 बातें मुख्य हैं। एक तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने 30 सितंबर तक सभी वाहनों की फ़िटनेस की वैधता एक्सटेंड कर रखी है, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन स्कूल के लिए बन चुकी है, स्कूलों के गाइडलाइन के अनुरूप में शासन ने और सरकार ने नियमावली भी बना ली है। उसी नियमावली का अनुपालन कराना है। अब ये अभी देखने का विषय है कि लोग GPS, स्पीड रीडर ये सब लगाते कि नहीं। जब विद्यालय इंस्पेक्शन के लिए आएंगे उनके वाहन, तब ये ज़्यादा पता लग पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मैंडेट्स हैं उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि मथुरा एक ऐसा जनपद जो योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जनता बहुत सीधी बताई जाती है और वो नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक भी रहती है, परंतु मथुरा एक ऐसा जिला भी है जहाँ आतंकवादी कसाब जैसे व्यक्ति का लाइसेंस बन चुका, जहाँ पर मृतकों के लाइसेंस भी बन गए, जहाँ पर ऐसे वाहन का अधिग्रहण करके उसको ट्रांसफ़र करवा दिया गया जो किसी अन्य ज़िले में किसी पुलिस की कस्टडी में वाहन था और उसका भी ट्रांसफ़र करवा दिया गया। ऐसे में कितना चैलेंज मथुरा में मानते हैं? नहीं, जो वर्तमान व्यवस्था है, जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसमें हम कट ऑफ ऑलमोस्ट हम ऑनलाइन के पैसेज में खड़े हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि शासन स्तर पर इसके निर्णय लिए जा रहे हैं और बहुत शीघ्र ही ये सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होनी हैं। पहले किसी के भी एड्रेस को आइडेंटिफाई और चेक करने के प्रोसीजर्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने आदेश करके हमें UPID के पोर्टल से जोड़ दिया है। तो अब कि अगर अपना आधार पेश करता है या DL पेश करता है या पेपर पेश करता है, तो बहुत उम्मीद है कि उसकी जांच प्राय तुरंत हो जाती है। इसलिए ऐसे में संभावना नहीं है, क्योंकि ये फुल प्रूफ बना हुआ है और आगे आने वाले टाइम में तो आपका जो आवेदन है वो भी ऑनलाइन ही होना है, विद आधार होना है। तो ऐसे दशा में बहुत उम्मीद कम है कि किसी बाहरी व्यक्ति का लाइसेंस बन उठे। फिर भी कोशिश की जाएगी कि इस तरह की कमियां अगर आए तो उसको दूर किया जा सके। पहले की कई शिकायतें ऐसी आ जाती हैं सामने। अभी मैं जब अंदर आ रहा था कार्यालय में तो मुझे एक अभ्यर्थी मिला जिसका ये कहना था कि उसने अपना लाइसेंस रिन्यू के लिए जब यहाँ पर आवेदन किया तो उसे जानकारी प्राप्त हुई कि उसका तो रिकॉर्ड यहाँ से मिसप्लेस हो चुका है। ऐसे में उस अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं, लेकिन भुगतान उसको ही करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सा आदेश देखना पड़ेगा कि लाइसेंस जो इशू है वो हमारे सिस्टम पर अभी है या नहीं। अगर सिस्टम पर है तो रिकॉर्ड, जैसे कुछ मुझे पता लगा कि स्कैन किया गया है, कुछ रिकॉर्ड को स्कैन करके रखा गया है, तो जो मैनुअल रिकॉर्ड है उनकी स्कैनिंग करी जाएगी और जो पाए गए हैं उनको ही डाल पाएंगे। अगर किन्हीं भी कारणों से किसी भी लाइसेंस का कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं आ पाता है तो ऐसी दशा में अगले को परेशान होना पड़ेगा और इसके लिए कोशिश की जाएगी कि दूसरे जो भी है, जैसे फ़ीस रसीद के डिटेल्स हैं जो लाइसेंस के लिए कटे हुए हैं उस टाइम के, उन डिटेल्स की एंट्री को भी कंप्यूटराइज़ किया जा सके ताकि जब ऐसे व्यक्ति आए तो उनका मिलान आसान हो सके। तो कोशिश की जाएगी कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज़ किया जाए। जितना डिजिटाइज़ होगा उतना ईजी होगा, परेशानी कम होगी। 2 कार्यालयों के बीच में प्रदीप कुमार जी कब कहाँ पर उपलब्ध हो पाएंगे? मोस्टली तो मैं वहीं बैठूंगा, यहाँ तो मेरा बहुत काम नहीं है। फिर भी यह है कि सुपरवाइज़र और कंप्लेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रहूँगा, लेकिन मोस्टली टाइम हम सारी टीम का वहीं पर रहेगा क्योंकि लाइसेंस मोस्टली ऑनलाइन है, तो यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे नवागत ARTO प्रशासन प्रदीप कुमार, जिन्होंने बताया विभिन्न बिंदुओं के विषय में, जिन्होंने बताया लाइसेंस इत्यादि के विषय में। अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में मथुरा जनपद क्या कार्य किस प्रकार से सुदृढ़ तरीके से चल पाता है या इनमें कुछ व्यवधान भी आता है। TV10 न्यूज़ के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी वेद प्रकाश गौतम के साथ मोहित चतुर्वेदी।